हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सेम। आज जो है मैं स्पेशली एमडी कैट प्रिपरेशन और जो रिपीटर्स हैं उनके लिए एक गाइडेंस वीडियो लाया हूँ और गाइड करेंगे आपको डॉक्टर हमजा, माय बिलव्ड जूनियर फ्रॉम थर्ड ईयर एमबीबीएस। एंड बिलीव मी, हिज स्टोरी, हिज प्रिपरेशन, दिस इज वेरी मोटिवेशनल फॉर यू पीपल। बहुत ज्यादा उन्होंने मेहनत की है एंड एक स्टूडेंट जो बिलो द एवरेज हो, बिलो द एवरेज कोई उससे एक्सपेक्ट भी नहीं करता और वो जो है फाइनली एमडी कैट जो है वो क्लियर कर जाता है। तो आप लोग जो है बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है आप लोगों को, किस तरह उन्होंने जो है प्रिपेयर किया, खुद को मोटिवेट रखा, एक डिप्रेशन और एंजाइटी की फेज से गुजर के किस तरह उन्होंने कंप्लीट किया। बिलीव मी, दिस गोना हेल्प यू। क्योंकि देखिए उनका जो मैट्रिक और एफएससी लेवल है बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और किस तरह उन्होंने मतलब एक साल के अंदर, 2 साल के अंदर उन्होंने इतना मेहनत किया दैट ही गॉट हिज ड्रीम। सो आज हम उनसे पूछेंगे अबाउट हिज प्रिपरेशन, अबाउट द होल जर्नी एंड यू विल एंजॉय इट। अच्छा जी, अब हमजा से पूछ लेते हैं कि किस तरह उन्होंने थ्रू आउट द होल जर्नी किस तरह रहा। सो हमजा, लेट अस नो अबाउट योर होल जर्नी, कहाँ से स्टार्ट किया? मैंने प्राइमरी और हाई स्कूल जो है ना गवर्नमेंट स्कूल से की ना, तो मैट्रिक में मेरे मार्क्स आ गए थे 860 मार्क्स। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल से मैट्रिक में 860 मार्क्स, ठीक है, 860 मार्क्स इन मैट्रिक। उसके बाद मैंने एडमिशन ले लिया कायद आज़म कॉलेज स्वाबी में। और फर्स्ट ईयर में तो हालात काफ़ी टफ थे क्योंकि यार हम स्टडी इतनी नहीं थी ना और कोर्स इतनी वाबस्तगी भी नहीं थी। तो मेहनत के बावजूद फर्स्ट ईयर में मैंने मार्क्स लिए थे 471। हाँ, और सेकंड ईयर में फिर टोटल मार्क्स मेरे आ गए थे 926। अच्छा, टोटल एफएससी में जो है आपका ओवरऑल जो था 926 एफएससी है। देखिए मतलब इतना पुराना एफएससी नहीं है, अभी अभी 2 साल पहले जो है 926, मतलब दैट वाज नॉट अ गुड टोटल। लेकिन फिर भी मतलब किस तरह उन्होंने 926 मार्क्स में ना, बहुत सारे स्टूडेंट जो वो कम्पीट भी नहीं करना चाहते, मतलब वो कहते यार मेरा एफएससी इतना लो है, मैं तो नहीं कर सकूंगा। तो इसके लिए भी गट्स चाहिए और आपको ना प्रिपरेशन किस तरह करनी है इंशाल्लाह हम पूछेंगे अभी। लेकिन मैट्रिक देके 860 मतलब दैट्स नॉट अ गुड टोटल। उसके बाद जो है किस तरह मतलब स्टूडेंट जो है किस तरह जाता है, हम पूछ लेते हैं। देखिए जो मैट्रिक में 860 मार्क्स आए तो क्या फीलिंग रही थी, मतलब पेरेंट्स क्या कह रहे थे, ये तो इतना खास टोटल नहीं है ना? यार क्लास में ना मेरे मार्क्स सबसे कम थे। अच्छा, सबसे कम मार्क्स मेरे थे क्योंकि हमारा क्लास टॉप हुआ था 965 पे गवर्नमेंट स्कूल। अच्छा, तो जब मैं घर आ गया तो दोपहर का टाइम था तो अबाजान ने कहा कि आपके मार्क्स तो 860 है ना। तो मैंने कहा बस जो किस्मत है वो मिलेगा, लेकिन अभी चाय ठीक से पीते हैं फिर बाद में ये डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो फिर अबाजान ने भी इतना कुछ नहीं कहा कि बस जो हो गया सो हो गया, अभी आगे की तैयारी करो। अच्छा, तो फिर मतलब 860 मार्क्स के बाद ना हमारे पेरेंट्स तो अक्सर ऐसा करते हैं कि यार बस ये किसी काम का नहीं है और इसके लिए बस किसी काम का बंदोबस्त करते हैं, मतलब मैट्रिक जो है ये स्टार्ट होता है ना। तो बहुत सारे पेरेंट्स जो है अपने बच्चों पे फिर मतलब ट्रस्ट नहीं करते। तो किस तरह अब आपको ये ख्याल है कि यार उसको जो है कायद आज़म स्कूल भेजना चाहिए, कायद आज़म स्कूल एंड कॉलेज जो मतलब अच्छी जगह है, तो कहाँ कैसे मतलब एडमिशन वहाँ पर? यार पहले तो अबाजान ने कहा कि मुझसे पूछा उसने कि आपको एडमिशन करनी है पर्दर की नहीं करनी है। अच्छा, सबसे पहले तो कंफर्म किया कि इसने पढ़ना है या नहीं पढ़ना? हाँ, पहले तो ये पूछा कि आपने पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो मैंने कहा कि जैसा आपको ठीक लगे। तो फिर अबाजान ने कहा कि तू मेरा सबसे बड़ा बेटा है और तू जिस रास्ते पे जाएगा तो बाकी जो तुम्हारे छोटे भाई है तो वो भी उसी रास्ते पे जाएंगे, तो कम से कम तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो पहले तो मेरे जहन में कुछ भी नहीं था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कौन सा कॉलेज मेरे लिए बेस्ट होगा। और पहले तो मुझे किसी कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिल रहा था ना ओपन में। 860 पे मार्क्स पे एडमिशन तो मतलब बहुत मुश्किल से मिलती है ना कहीं भी, बहुत। हाँ, बिल्कुल। तो फिर हमारे गाँव में एक टीचर था ना, वो कायद आज़म कॉलेज में पढ़ा रहा था। अच्छा, हाँ, तो फिर उसने मेरे अबाजान से बात की कि उसको कायद आज़म ले जाके, उधर हालात भी अच्छे होते हैं और पढ़ाई भी होती है ना, तो ये उधर पढ़ लेगा। तो बस अच्छा, इसी तरह मतलब गांव का एक टीचर था और उसने कहा कि मतलब इसको वहां भेज देते हैं। तो 860 पे तो अक्सर पेरेंट्स जो है बच्चों को सऊदी अरब भेज देते हैं, तो ऐसा कोई सीन नहीं हुआ? नहीं, पहले तो उन्होंने कहा किसी ने मशवरा वगैरह तो नहीं दिया? नहीं, किसी ने कहा कि आपको दुबई भेजते हैं। तो फिर मैंने कहा कि जैसा आपको ठीक लगे। तो मतलब कि दुबई जाने का प्लान बन चुका था बीच में? हाँ, वो तो मैं जब मैट्रिक की एग्जाम चल रहा था तो उन्होंने कहा कि पढ़ाई करो, तो मैं खुद कह रहा था कि बस पढ़ाई का क्या करना है, वैसे भी मैं दुबई जा रहा हूँ, तो ये मैं पहले से खुद कह रहा था। अच्छा, अब जो मतलब एफएससी में 926 मार्क्स आए तो फर्स्ट टाइम जो टेस्ट के लिए अपीयर हो रहे थे ना, तो क्या एक्सपीरियंस था, मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या सीन था कि हो जाऊंगा? एफएससी में तो हमारा ये कंसेप्ट भी नहीं था ना कि ईटा भी देनी है, क्या करना है, वो हमारा पूरा कंसंट्रेशन तो एफएससी पे था। तो जब मैं टेस्ट के लिए जा रहा था तो मुझे ये अंदाजा नहीं था, लेकिन मुझे ये पता था कि मैं क्वालिफाई नहीं कर सकता अभी, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन टेस्ट की थी नहीं। अच्छा, हाँ, तो दैट्स व्हाई एक और साल भी लगता है ना। मतलब ये देखे कि फर्स्ट टाइम पे जब ये जा रहा था ना टेस्ट के लिए, आप देखे अपने साथ कंपेयर करें, इसको आइडिया भी नहीं था। और बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको आइडिया भी नहीं होता, मतलब कि आगे मैंने क्या करना है टेस्ट का, तो उनको आइडिया भी नहीं होता। वो कह रहे कि बस एफएससी में मैंने मार्क्स लेने और मार्क्स भी ना मतलब 926 नॉट अ गुड टोटल, मतलब एवरेज कह सकते हैं। अब जो ये फर्स्ट टाइम पे इसने जो है जाहिर बात है फेल ही होना था। तो जब फर्स्ट टाइम पे मतलब एडमिशन नहीं हुआ
तो किस तरह दोबारा जो है ये हिम्मत हुई कि हाँ यार मैंने दोबारा ट्राई करनी है? किसी ने दौरान बीच में मतलब हालात कैसे रहे थे? यार जब टेस्ट का रिजल्ट आ गया था तो मेरे 281 मार्क्स आ गए थे आउट ऑफ 800। हाँ। तो अबाजान ने कहा कि आपको अभी एडमिशन बीएस में 281? हाँ जी। अच्छा जी। 281 आउट ऑफ 800 तकरीबन फेल। देखिए जी 281 आउट ऑफ 800 फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मतलब ये कि 281 तो आप खुद समझ सकते हैं, लेकिन अभी सेकंड टाइम पे क्या कर रहा है, कौन कौन सी चेंजेस अपनी पर्सनालिटी के अंदर, अपनी लाइफस्टाइल के अंदर, अपनी स्टडी के अंदर लेके आते हैं, आपको के साथ जरूर शेयर करेंगे कि देखिए जी किस तरह एक बंदा जो है अगर ना गिव अप ना करे तो किस तरह आगे जा सकता है। तो फिर जो है सेकंड टाइम के लिए इस दौरान क्या जर्नी रहा? मतलब यार जब रिजल्ट आ गया था तो अबाजान ने कहा कि आप बीएस में एडमिशन ले लें क्योंकि आप तो वैसे भी पढ़ते भी नहीं है। अच्छा, बीएस रिकमेंड किया था? हाँ, तो रिकमेंड किया तो मैं चला गया था मलाकन यूनिवर्सिटी बीएस की एडमिशन लेने के लिए। तो हमारा टेस्ट हो गया था 30 सितंबर को, 30 सितंबर जो था, और मैं गया 31 को एडमिशन लेने। तो उन्होंने कहा कि एडमिशन तो हो चुके थे और क्लासेस अभी कल से स्टार्ट होने, तो अगली दफा टाइम पे आना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन मुझसे एडमिशन रह गए थे ना, सारे हो गए थे, तो मेरे साथ कोई और रास्ता भी नहीं था मेरे पास। तो देखिए करना पड़ा। मतलब ये ना जाहिर बात है कि जब आपकी मार्क्स ऐसे हो ना तो गलत भी नहीं होती, पेरेंट्स भी गलत नहीं होते, लोग भी गलत नहीं होते, वो आपको कह रहे होते हैं कि यार आपसे नहीं हो पाएगा ना, जाओ मतलब एफएससी बीएस में जाओ, किसी दूसरी फील्ड में, बीएस उर्दू इंग्लिश या ये मतलब इस तरफ ना। अब ये जाहिर बात है पेरेंट्स ने सब ने तो यही मशवरा देना था। फिर आ जाता है एक डिप्रेशन का फेज जो रिपीटर्स जो है वो फेस कर रहे होते हैं, लोगों की बातें ये वो सब पे गुजरता है ना। वी आर ऑल मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लेकिन मिडिल क्लास की होती है मोस्टली, क्योंकि जो अपर क्लास के होते हैं दे डोंट इवन केयर इट, उनका इतना इशू नहीं होता। लेकिन अब हम देखते हैं इस दौरान जो फेज गुजरता है, क्या क्या इस पे गुजरा है मतलब बीच में, तो आप वो शेयर करें हमारे साथ कि आपके साथ क्या कैसे वाकयात होते हैं, मतलब जो आपको लगते हैं कि आपको हमेशा याद रहेंगे, क्योंकि होता है हर एक रिपीटर के साथ होता है ना। सो एंजॉय इट कि क्या क्या हो गया है। पहले तो ऐसा था ना कि जब मेरा एडमिशन भी नहीं हुआ और टेस्ट भी मैंने फेल किया, तो घर पे भी ये कहते थे कि जब आपको पता था कि आप टेस्ट पास नहीं कर सकते, क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो कम से कम आपको बीएस में एडमिशन लेना चाहिए था। अच्छा। क्योंकि अभी भी आपका एक साल वैसे भी बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि लगता तो नहीं है कि आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो फिर मैं घर से वो उनसे छुटकारा पाने के लिए मैं एकेडमी चला गया। अच्छा, घर वालों को मतलब अवॉइड करने के लिए ना बंदा बस चला जाता है हॉस्टल में। घर वाले भी बात करते हैं और जो पड़ोसी लोग होते हैं ना, उनको तो घर वालों से ज्यादा मसला होता है हमसे, तो वो ज्यादा फिर वो टांग लगाते हैं ना। सही। तो इस दौरान मतलब कुछ खास स्पेशल ओकेजन जो आपको याद हो? हाँ, तो मैंने वो रिपीटर पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ फेस कर रहे होते ना। हाँ, वो तो मैं अवॉइड कर रहा था, क्योंकि वो जब भी मिलती तो उन्होंने कहा कि टेस्ट का क्या बना, हालांकि उनको पता था कि इसने मतलब बार बार पूछते हैं ना, जब हम मतलब नाकाम हो जाते हैं ना तो वो बार बार पूछते हैं कि क्या हो गया, क्या बना, एडमिशन, वो एग्रीगेट, ये वो। लेकिन जब हम कामयाब हो जाते हैं ना तो फिर कोई पूछता ही नहीं है, मोस्टली ऐसा ही होता है। तो अच्छा, फिर एकेडमी चले गए? हाँ, मैं एकेडमी चला गया। अच्छा, अब अपना जो रूटीन था, डेली रूटीन थ्रू आउट, मतलब हमारे जो मोस्टली हमारे साथ रिपीटर्स जो है उनके साथ शेयर करें कि आपका जो डेली रूटीन थ्रू आउट द ईयर रहा था, तो किस तरह जो है वो मैनेज किया, अपना जो वो है रूटीन उनके साथ शेयर करें। यार रिपीटर के साथ तो एक प्लस पॉइंट ये भी होता है कि उनके साथ पूरा साल होता है टेस्ट की प्रिपरेशन की। हाँ, ये तो है। जबकि फ्रेश के लिए 2-3 महीने होते हैं, उन्हें 2 साल लगातार इतना मेहनत करना होता है कि वो क्वालिफाई कर जाए ना फर्स्ट टाइम पे। तो हमारे साथ तो पूरा साल था, इसमें तकरीबन 3 महीने हमने क्लासेस ली, वो एकेडमी में ना, मैं किसी एकेडमी में था पेशावर में, तो क्लास ली 3 महीने, फिर उसके बाद मैं घर चला गया प्रिपरेशन के लिए। तो 3 महीनों में तो हम सिर्फ टीचर से सुनते थे और खुद इतना नहीं पढ़ सकते थे, क्योंकि 5-6 घंटे वो उधर अकेडमी में पढ़ाते, फिर इतना स्टेमिना नहीं होता। और डेली रूटीन क्या रहता था, मतलब थ्रू आउट द डे कैसा रूटीन कैसा रहता था? तो वो हाँ, तो सबसे पहले तो मैं जब सुबह उठता था ना, तो मैं नमाज के लिए उठता था। जब नमाज अदा करता था उसके बाद मैं तकरीबन आधे घंटे तक तिलावत करता था। फिर चाय जब पीता था ना, तो वो माँ बाप भी कहते थे कि अभी प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो भी अच्छे से ट्रीट करते होते वो पहले दिन ना, मतलब बहुत सपोर्ट किया। हाँ, जब पढ़ती है तो सपोर्ट करेंगे। अच्छा। हाँ, ये है। तो जब मैं चाय पीता था उसके बाद में ऐसा है ना कि एक बायो भी है, केमिस्ट्री भी और फिजिक्स भी है। तो बायो जो है ना, वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सुबह सुबह अच्छा याद होता है और वो याद करना होता है, इसमें कंसेप्ट ऐसा नहीं होता, मतलब रट्टी की चीज़ है ना। तो मैं सबसे पहले बायो पढ़ लेता था तकरीबन 5 to 6 आवर्स, मतलब जो दोपहर थे ना उस तक मैं ये पढ़ता था। फिर जब जोहर का नमाज पढ़ता उसके बाद वो टी ब्रेक जैसा टाइम आता था, तो उसके बाद तकरीबन केमिस्ट्री थोड़ा पढ़ लेता था। और फिर वो असर की नमाज के बाद वो मगरिब तक तो फिर रिफ्रेशमेंट का टाइम है। अगर उस टाइम भी आप पढ़ोगे तो फिर आपका पढ़ना होना इतना फ़ायदा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि माइंड फिर वो क्या है ना थक जाता है। तो वो मेरा रिफ्रेशमेंट का टाइम था, क्रिकेट खेलता था, वैसे तमाशा देखते थे, बस यही था। फिर उसके बाद जब वो क्या कहते हैं उसे, इशा की नमाज के बाद ना मैं फिजिक्स पढ़ता था, क्योंकि फिर रात में इंसान को नींद भी आती है। जब आप सुबह सवेरे जल्दी उठते हैं तो फिर रात को जल्दी नींद आएगी। लेकिन फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप माइंड यूज़ करेंगे, आप थिंकिंग है ना सबकी, एक कैसा हुआ है फार्मूले याद करना होता है, फिर न्यूमेरिकल हल करने होते हैं, एमसीक्यूज करने होते हैं, तो फिर मैं लास्ट में ना वो फिजिक्स पढ़ लेता था। अच्छा, तो बात ये ना कि मतलब आपने सबसे पहले बात नहीं है, आप कंक्लूड कर सकते हैं कि आपने स्टार्ट ऑफ योर डे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने सुबह नमाज जो है ज़रूर पढ़नी है,
क्योंकि जब आप अच्छा स्टार्ट लेंगे ना, वेल डन इज हाफ, क्या वो कुछ इस तरह की, मतलब आप अच्छा स्टार्ट लेंगे तो इट इज हाफ डन। तो नमाज सबसे पहले, उसके बाद आप लोगों ने तिलावत के बाद, क्योंकि उसके साथ आपका स्पिरिचुअल जो है वो बन जाता है ना, क्योंकि बहुत ही डिप्रेशन और हार्ड टफ कंडीशन होती है, तो जितना आपका सोल भी जो है उसकी कंफर्ट भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने तिलावत करनी है। उसके बाद जिस तरह हमजा ने कहा, बायो आप लोग पढ़ेंगे, ज़बरदस्त रहेगा आप लोगों के लिए, याद करने का टाइम होता है, माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है। उसके बाद दोपहर तक टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे जो है केमिस्ट्री, फिजिक्स, और रात को टाइम पे सोना। इस दौरान आप लोग जो है बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों ने अवॉइड करनी है, मतलब स्टडी के टाइम में आप लोगों ने चीज़ें अवॉइड करनी है, और बाकी रिफ्रेशमेंट एंड ये आप लोग कर सकते हैं। असर के टाइम पे और भी आपके पास बहुत टाइम है, सारा दिन बंदा नहीं पढ़ सकता। 1 घंटा 2 घंटा पढ़ के, तो उसके बाद 15-20 मिनट का आप लोग जरूर ब्रेक लिया करें, ताकि आपकी जो न्यूरॉन्स है वो जो है उसके साइनेप्स और न्यूरोट्रांसमीटर वो थोड़ा सा स्टेबल हो सके। कंटिन्यूस पढ़ेंगे तो वो फ्लो नहीं रहता, फिर इफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है। सो ये आप कंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है, जब एडमिशन हुआ फर्स्ट टाइम, तो कितने मार्क्स आए फिर टेस्ट में? हाँ, फिर ऐसा था ना कि कोर्स तो मैं स्टडी तो मैं घर पे कर रहा था ना, तो वो संडे टेस्ट होते हैं ना एकेडमी में, तो कोर्स वाइज होते हैं, मतलब 3-4 चैप्टर केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, तो मैं उस टेस्ट की बेस पे तैयारी कर रहा था ना, और हर संडे टेस्ट को मैं जाता था, तो 3-4 चैप्टर्स में हफ्ते में प्रिपेयर कर रहा था, फिर टेस्ट दे रहा था, तो मुझे पता चलता कि मेरी वीक पॉइंट्स कौन से हैं। अच्छा, तो देखिए आप लोग ने संडे टेस्ट और जो टेस्ट है इनको अवेल करना है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपकी वीक पॉइंट्स क्या है, आप कितना स्कोर कर रहे हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा जी। हाँ, तो फिर उसके साथ मैं जाता था, तो जब फर्स्ट ईयर का कोर्स कंप्लीट हुआ तो मुझे पता चला कि फिजिक्स मेरी थोड़ी वीक है। अच्छा, फिजिक्स वीक रहा। हाँ, वीक था, तो फिर मैंने फिजिक्स पे थोड़ा फोकस मतलब ज़्यादा किया ना, तो फिर वो फर्स्ट ईयर फुल कोर्स का टेस्ट होता है, तो मैं उसमें भी क्लियर हो गया, तो माशाल्लाह मैं इम्प्रूव कर गया था। अच्छा, ज़बरदस्त। तो आप लोगों ने ये काम करना है अपनी स्टडी के साथ, कि टेस्ट जो है वो आप लोगों ने देखने हैं साथ साथ में। अब टेस्ट के लिए जाना वो तो एक बड़ा टेंशन का काम है, लेकिन टेस्ट के बाद आइडिया था आपको कि मतलब हो जाएगा इस दफ़ा? हाँ, जब तकरीबन टेस्ट के लिए 1 महीना 1.5 महीना रह गया था, तो मेरी पढ़ाई अच्छी थी, लेकिन बीच में वो ना ईद आ रही थी। हाँ, तो ईद थी मेरे ख्याल से 13 अगस्त को, और टेस्ट था 25 अगस्त को। अच्छा। हाँ, तो वो 1 से 15 तक तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, क्योंकि वो घर पे सब कह रहे होते थे कि अगर आप टेस्ट पता नहीं पास करेंगे या नहीं करेंगे, तो इससे सबसे पहले आपको बीएस में एडमिशन कर लेना चाहिए। अच्छा, तो बीएस के लिए भी अप्लाई वगैरह? बीएस के लिए मैंने तकरीबन 4 का यूनिवर्सिटी है ना, उनमें अप्लाई किया। सो ये भी आपको भी मैं रिकमेंड करूंगा। दिस इज नॉट समथिंग कि मैं आप लोग को डिमोटिवेट कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग सेफ साइड पे रहें। बिफोर द टेस्ट अगर आप सेकंड टाइम पे, थर्ड टाइम पे आप रिपीट कर रहे हैं, तो आप लोग अपने साथ सेफ साइड पे बीएस अप्लाई जो जरूर करें सेफ साइड पे। दिस इज नॉट समथिंग कि मैं आप लोग को डिमोटिवेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी ऑलरेडी कर चुके हैं 2 दफा बीएस के लिए अप्लाई, तो अगर आपकी किस्मत में तो कोई आपको नहीं रोक सकता, लेकिन सेफ साइड पे रहना चाहिए। अब जब टेस्ट का रिजल्ट आया, तो हाउ वाज योर फीलिंग्स? टेस्ट का रिजल्ट ऐसे आया था कि मैंने मोबाइल सिम से किया था। अच्छा। तो उसके आने में तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा लग गया था, क्योंकि वो गाँव में सिग्नल्स थोड़ी वीक होती है। तो फिर मेरा एक दोस्त है, तो उसने कहा कि मिनट पे आपके लिए सर्च करता हूँ, तो मुझसे पहले उसको पता चल गया कि आपके 160 मार्क्स आ गए हैं आउट ऑफ 200, क्योंकि उस साल 200 वाला ना वो अच्छा था। तो जब इतने मार्क्स मैंने खुद देखे तो मैं हैरान भी था कि इतने कैसे आ गए, क्योंकि हमारे जो काबिल दोस्त हैं ना अकेडमी की, उनकी आ गई थी 150, 155, और वो सब भी हैरान थी कि इसने इतने कैसे दिए ना। तो एक तो ये था कि माँ बाप का सपोर्ट भी था और उनकी दुआई थी, तो यही था, सब कुछ मेहनत भी है और ये सब मैटर था। जबरदस्त। तो ये रही पूरी जर्नी, यहाँ पे एडमिशन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, थर्ड ईयर में। 2 साल और भी गुजर गए, टाइम फ्लाइज बहुत ज़्यादा जल्दी गुजर जाता है। लेकिन असल में जो मैं आप लोग को चीज़ दिखाना चाहता था, जो मेरा मकसद था वो ये था कि हम सब जो है वी बिलोंग टू फैमिली जो मतलब इतना स्ट्रॉन्ग साइड पे नहीं है, एंड वी हैव टू वर्क। तो बात असल में ये है कि हमारे भाई है हमजा, ही डिड अ लॉट। एफएसी मैट्रिक स्कूल लेवल पे ही वाज नॉट सच टैलेंटेड, जो जिसे हम मतलब कह सकते हैं कि माँ बाप को बहुत उम्मीदें होती है, क्योंकि माँ बाप खुद वो आपके लिए सऊदी और दुबई का इंतजाम कर रहे हो, एंड यू डू दिस, तो बड़ी बात है। तो आपको मैं यही कहूँगा कि अगर आप डिसहार्ट है, आप कह रहे कि नहीं मुझसे नहीं होगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल। जब अल्लाह चाहेगा तो कुछ भी हो सकता है। देखिए हमारा बच्चा जब मतलब स्कूल में हम पढ़ते रहे होते हैं ना, तो अगर स्कूल के लेवल पे हमारे मार्क्स अच्छे आ रहे होते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं कि हाँ ये आगे जाके कुछ करेगा, तो यही चीज़ होती है ना। जब मैट्रिक के लेवल पे, स्कूल के लेवल पे हम कुछ नहीं, तो उनको उम्मीदें भी इतनी खास नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आपको अंदर, आपके अंदर वो है, फ्लेम है, आप करना चाहते हैं, तो कुछ भी हो यू विल डू इट इंशाल्लाह। सो थैंक यू जी। अगर आपका कुछ स्पेशल एक्सपीरियंस है ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इंडिकेट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूर विजिट माय चैनल पे लिस्ट, वहाँ पे आप लोग को बहुत सारी वीडियोस बायो की मिल जाएगी, एंड इंशाल्लाह इस तरह के आपके साथ इंट्रोड्यूस करूँगा अपने दोस्तों को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।